Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good afternoon, students. Merry Christmas to all of you. Good afternoon. Good afternoon, खुशबू. Good afternoon, माही. चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सब अपने क्वेश्चंस फिर से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, आज क्रिसमस है ना, तो मैंने कोई टॉपिक नहीं लेकर आई हूँ. किसी टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं है. क्वेश्चंस पॉलिटी में जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं ना, उन पर है. कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होती है ना, आज सारे क्वेश्चंस उनसे है. ठीक है. और वो जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनसे क्वेश्चंस बहुत देखने को आपको मिलेंगे. ठीक. तो क्वेश्चंस करते करते आपको मैं ये चेक कराऊंगी कि देखिए इनको हम लोग कैसे पढ़ते हैं या कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. गुड आफ्टरनून, मैरी क्रिसमस. मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, डी सीएजी. सीएजी का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर बताइए फटाफट. चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं. कुछ लोग आंसर ए दे रहे हैं, आंसर बी भी आ रहा है. ठीक है, आंसर सी भी दे रहे हैं आप लोग. गुड आफ्टरनून, मैरी क्रिसमस. ध्यान से देखिए क्या होगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा, सॉलिसिटर जनरल होगा, या महान्यायवादी होगा, या सीएजी होंगे. चलिए देखिए कौन है. चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं. आंसर सी हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर सी. आंसर सी जो है वो क्या था बताइए? अटॉर्नी जनरल थे. आर्टिकल 76 मतलब अनुच्छेद आपका जो 76 है वो बात करता है एक महान्यायवादी की. वो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? ये एक वकील होते हैं या लॉयर होते हैं. अगर कोई वकील है या लॉयर है तो वो किसके लिए लॉयर है? किसका लॉयर है? किसका वकील है भाई? किसी का तो वकील होगा ना. तो वकील हो तो आपको क्लाइंट भी चाहिए. ठीक है, वकील है अगर आप तो आपको क्लाइंट भी चाहिए होगा. क्लियर है. तो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनके क्लाइंट कौन है? इनके क्लाइंट हमारी गवर्नमेंट होती है. ये गवर्नमेंट के वकील होते हैं. गवर्नमेंट को अगर किसी भी लीगल मैटर पे अगर सजेशन चाहिए, या गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर पे कोई भी एडवाइस चाहिए, या गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पे केस लड़ने जाना है, ओरिजिनली सही काम के लिए केस लड़ने जाना है. ये लोग कोई गलत काम गवर्नमेंट का नहीं छुपाएंगे, गवर्नमेंट को गलत काम के लिए डिफेंड नहीं करेंगे. ठीक है, कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने सच में कहीं करप्शन किया है तो ये लोग वो करप्शन केस नहीं लड़ने जाएंगे भाई. ये काम नहीं करेंगे वो लोग. वैसे काम मतलब कोई लीगल एडवाइस देनी है, या मान लीजिए कोई केस गवर्नमेंट के ऊपर है वो चेक करना है, तो वो ये लोग सब देखेंगे. इस बात को ध्यान रखिए. क्लियर है. अब बात करते हैं कि ये जो आपके महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल, ये अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? मनोनीत कौन करता है बताइए? इनको नियुक्त कौन करता है? इनको मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं. ठीक है, ये बात ध्यान रखिए. थर्ड पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैम हम जिनको अपॉइंट कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो देखिए उनकी क्वालिफिकेशन वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन है. मतलब आप या तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, अगर तो आप अटॉर्नी जनरल भी बन सकते हैं इंडिया के. तो वही आपकी क्वालिफिकेशन है. हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो आप लोग कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हो तो आपको 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट बन के भी आप रह सकते हो, या आपकी प्रैक्टिस हो, है ना. ये बात सही है आपकी, गलत नहीं है. ठीक. तो ये आपके जो अटॉर्नी जनरल हैं, ये अटॉर्नी जनरल कितने समय तक के लिए, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, इनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कितने समय तक रहेंगे. इस बात को ध्यान रखिए. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए आप लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारी संसद है, या जो आप कह लीजिए हमारी पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के अंदर जितने भी एमपी होते हैं, एमपी का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट.
तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे बैठ रहे हैं, जितने भी मंत्री वहाँ पे बैठ रहे हैं, उनके पास जो भी विशेषाधिकार है, जो भी प्रिविलेजेस है, वही सेम प्रिविलेजेस या विशेषाधिकार हमारे महान्यायवादी के पास होते हैं, मतलब अटॉर्नी जनरल के पास होते हैं। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल भी पार्लियामेंट और संसद में बैठ सकते हैं। ठीक, आराम से बैठ सकते हैं, आराम से अपनी बात कह सकते हैं, जो मर्जी आए वो कह सकते हैं, ये जैसे मर्जी आए वैसे डिस्कशन कर सकते हैं। इनके पास सेम वही सारे अधिकार हैं जो अधिकार एक मंत्री के पास होते हैं संसद में बैठने के लिए, पर इनके पास एक अधिकार नहीं है। चलिए देखते हैं वो इनके पास कौन सा अधिकार नहीं है। वो अधिकार होता है वोट देने का अधिकार। इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट कब देते हैं? जैसे कोई बिल पास हुआ और वो कुछ लोग चाहते हैं कि बिल ना पास हो और कुछ लोग चाहते हैं बिल पास हो, तो भाई संसद में वोटिंग होती है। तो जब वोटिंग होती है तो उसमें ये पार्ट नहीं ले सकते, बट जब संसद में डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, उसमें आराम से पार्ट ले सकते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है जो आप लोग सब मुझे कमेंट में करके बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी लाइव कमेंट में आप ना लिखा करिए, क्योंकि आप लाइव कमेंट में लिखते हैं, मैं पढ़ तो लेती हूँ, मुझे नाम पता होते हैं, बट जब मुझे स्क्रीनशॉट लेनी होती है तो बताइए मैं यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले नहीं सकती हूँ। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आपसे कहती हूँ जब मेरी क्लास एंड हो जाती है उसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आप तब तुरंत लिख दीजिए नीचे। जब आप तुरंत नीचे लिख देंगे ना, तब मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी स्लाइड में अटैच कर लूँगी नेक्स्ट डे की। क्लियर है? तो अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए, आपका क्या है, आपके अभी के अटॉर्नी जनरल अभी के कौन है, या आप कह लीजिए अभी के महान्यायवादी कौन है। क्लियर है? यह आपका पहला क्वेश्चन है। आपके फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सेठलवाड थे। कौन थे? MC सेठलवाड। क्लियर? ये आपके पहले अटॉर्नी जनरल है। चलिए, वही सेम चीज यहाँ भी बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 76 में मुख्य न्यायवादी जो है उनको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, और उनका कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि कितने समय तक के लिए, जितने समय के लिए सरकार है उतने समय तक के लिए ये है। ठीक, वही उसके बाद हम बात करें कि इनकी कार्यवाही जो है वो दोनों सदनों में आराम से चल सकती है, बट ये वोट नहीं दे सकते। ठीक है, सिर्फ बोलने की भागीदारी है। किसकी भागीदारी है? सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, ओनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसमें? डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन आंसर्स पूछना, कोई क्वेश्चन उसका आंसर देना, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, ये वोट नहीं दे सकते हैं। टाई होने पे भी वोट नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कि टाई हो गया, तो क्योंकि टाई होने पर स्पीकर हमारे वोट दे देते हैं, हमारे स्पीकर जो हैं लोकसभा के वो वोट दे देते हैं, बट अगर टाई हुआ तो भी ये वोट नहीं दे सकते। तो वोट का अधिकार इनके पास किसी भी रूप में नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिए। क्लियर है? चलिए हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द टेन्योर ऑफ CAG इज, नियंत्रक और लेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है? ये CAG कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, बताइए कितने साल का होता है? 5 साल का, 6 साल का? कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल का था, या 4 साल का। बताइए, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षा कितने साल तक के लिए होती है? देखिए आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। सर्वेश का आया है, संस्कारी बॉय का आंसर आया है, मनोज का भी आंसर आया है। हाँ देखिए, कोई आंसर कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई 5 years कह रहा है, 6 years और 5 years खूब कह रहे हैं। अच्छा, नॉट फिक्स्ड भी। अच्छा, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे आंसर्स हैं क्या। हमारा आंसर बी बिल्कुल सही है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया था, 6 years आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही है हमारा। ठीक है, 6 साल। आपके ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, ये क्या काम करते हैं? पहले तो देखिए ऑडिटर आया है, ठीक है, तो किसका काम आया? CA का काम आया। ठीक है, CMA का काम आया, CS, ये सब आपके जो होते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं भाई? फाइनेंस से रिलेटेड जो जॉब्स है, काफ़ी अच्छी जॉब्स होती है, वो यही सारी जॉब्स होती है। ICWA जो कराता है आपकी, ठीक है, सारी जॉब्स होती है। ठीक, तो इन तीनों में से वो क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, या कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट? किस तरीके का काम होता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का? देखिए, ये काइंड ऑफ अ CA वाला काम करेंगे आपके। कैसा? कुछ नहीं, ये ऑडिट करते हैं। किनकी ऑडिट करते हैं? किसकी ऑडिट कर रहे हैं भाई? अगर आप किसी भी के भी CA हैं तो आप
किसी की बैलेंस शीट का ही तो ऑडिट करेंगे ना, किसी के अकाउंट का ही तो ऑडिट करेंगे। तो ये किसके अकाउंट को ऑडिट करते हैं भाई? ये किसके सीए हैं, किसके अकाउंट को ऑडिट कर रहे हैं? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं वो सरकार, गवर्नमेंट के सीए होते हैं। ठीक है, आप एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, ये सरकार की जो पर्स है उस पर्स को क्या करते हैं, उस पर्स की ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, उस पर्स में कहाँ पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है, इसका पूरा ब्यौरा बना के देते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो बात जो क्वेश्चन की थी कि 6 साल इनके टर्म है, कितना टर्म है इनका, 6 साल इनका टर्म होता है। इनका काम क्या है? इनका काम है ऑडिट करना। किसका ऑडिट करना? सरकार का ऑडिट करना। सरकार के पास ऐसा क्या है या कहाँ पैसा सरकार रखती है और ये किस चीज़ की ऑडिटिंग करते हैं बताइए? तो इस चीज़ को चेक करिए। सरकार के पास जो पैसा रहता है वो फंड में रहता है। कौन से फंड में रहता है? आर्टिकल 266, इसको कहते हैं हम कंसोलिडेटेड फंड। क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड। ये जो कंसोलिडेटेड फंड है ये सरकार का फंड है। इससे पैसा निकाल कर ही सरकार क्या करती है? खर्च करती है। जैसे जो बजट आपका आएगा अभी फरवरी में, उस बजट में पैसा कहाँ से खर्च किया जाएगा? इसी कंसोलिडेटेड फंड से खर्च किया जाएगा। इसी जगह से आपका पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा? इसी फंड से, कंसोलिडेटेड फंड जो आर्टिकल 266 में लिखा हुआ है, यहीं से खर्चा किया जाता है। तो ये जो आपके सीएजी है वो कंसोलिडेटेड फंड का क्या करती है? ऑडिट करती है। ठीक है, और अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? सीएजी ने ऑडिट कर दी। ठीक है, और इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है ये सीएजी किसको जाके सबमिट करेगी बताइए? किसको सबमिट करेगी? प्रेसिडेंट को सबमिट करेगी। और फिर ये प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट कहाँ पेश करेगा बताइए? कहाँ प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट पेश करेगा? पार्लियामेंट में पेश करता है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट ये ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पेश करता है? पार्लियामेंट के सामने रखता है। ठीक है, ये कुछ कुछ स्टेट्स हैं, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को भी ऑडिट करती हैं। स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को भी ऑडिट करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और वो रिपोर्ट ये उठाकर किसको दे देती है? प्रेसिडेंट को नहीं, वहाँ के गवर्नर को जमा करती है। अगर मान लीजिए इन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट, देखिए यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश की ऑडिट रिपोर्ट, यूपी की ऑडिट रिपोर्ट सीएजी ने किसको देंगे? आनंदीबेन पटेल जी को देंगे, क्योंकि वो अभी यहाँ यूपी की गवर्नर है, और ये जाकर यूपी की विधानसभा में दे देंगी। ठीक है, यूपी के संसद में दे देंगे। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? क्लियर है ना ये क्या करते हैं? अच्छा, ये कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल में आते हैं इसको ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा। ये आर्टिकल या अनुच्छेद 148 में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? आर्टिकल 148 में आते हैं। क्लियर? अब इसके आगे बात करें पार्ट में, कौन से पार्ट में आते हैं? तो पार्ट 5 में आते हैं। ठीक, पार्ट 5 में आते हैं, अनुच्छेद 148 में आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ही इनको नियुक्त करते हैं, 6 साल के लिए नियुक्त करते हैं। ठीक है, या तो ये 6 साल पहले इनका खत्म हो जाए, या अगर ये 65 साल के हो गए और इनका सिर्फ 4 साल ही हुआ है तो भी ये रिटायर हो जाएंगे। इनकी रिटायर होने की एज कितनी है? 65 साल। ठीक है, और कितने साल तक रह सकते हैं? 6 साल। दोनों में से जो चीज पहले आएगी उसके हिसाब से ये क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। क्लियर है? इतना पॉइंट समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक बात और है, मैंने आपको यहाँ बताया था, पहले ही आपको क्लियर कर दिया, वही लिखा है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है, आपकी जो संचित निधि है, जो कि आपकी आर्टिकल 266 में बोली गई है, उसी को ऑडिट करता है। उसमें कितना खर्चा हुआ, कहाँ पर खर्चा हुआ, किसको वेतन दिया गया, किसको कहाँ पैसा खर्चा हुआ, वो सारी चीजें ये देखता है। ठीक है, पर मान लीजिए सीएजी रिटायर हो गया, उसके बाद क्या सीएजी को कोई और पोस्ट दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है। सीएजी अगर रिटायर हो गया तो उसको कोई और पोस्ट नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर सीएजी रिटायर होने वाला है तो लालच दिया जा सकता है उनको कि सुनो, तुम रिटायर होने वाले हो, अगर तुमने हमारी रिपोर्ट ऐसी ऐसी पेश करी तो हम तुमको इस वाली कंपनी का हेड बना देंगे या इस डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे। तो ये वाली लालच वाला काम है ना, ये ना कर पाए या ये ना हो, इसकी वजह से जब सीएजी रिटायर हो जाते उनको कोई और ऑफिस नहीं दिया जा सकता। इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर है? और इनकी जो सैलरी है
और मतलब जो लोगों की सैलरी है या जो लोगों के खर्चे किए गए हैं, पेंशन दिए गए हैं, वो सब चीज़ें आपकी कंसोलिडेटेड फंड से जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। और उसी को ही ऑडिट करते हैं। किसकी सैलरी? सरकारी नौकरी लेने के लिए ही तो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। सरकारी नौकरी लेने के लिए तो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो आपकी सैलरी और जो पेंशन आएगी, वो सैलरी और पेंशन सरकार के किस अकाउंट से जाएगी? कहाँ से जाएगी? सरकार की संचित निधि से जाएगी या कंसोलिडेटेड फंड से जाएगी? ठीक है, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कमीशन? यूपीएससी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है श्री प्रदीप कुमार जोशी जी, ऑप्शन बी है श्री भीमसेन बसी जी, ऑप्शन सी है मिस सुजाता मेहता, ऑप्शन डी है डॉक्टर मनोज सोनी। चलिए आंसर्स आ रहे हैं। क्लियर है ना आप लोगों को? अच्छा, क्लियर है, गुड। आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। आंसर ए आ रहा है। किसी को सी भी लग रहा है? ए ठीक है, सर्वेश का आंसर ए है। संस्कारी बॉय ए काफी आप लोग दे रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स में ए आ रहा है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है, चेक करते हैं आंसर क्या है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आंसर ए बिल्कुल सही है। श्री पीके जोशी जी जो हैं वो इस समय हमारे यूपीएससी कमीशन के क्या है, अध्यक्ष नियुक्त किए गए। किस दिन नियुक्त किए गए थे? 7 अगस्त को नियुक्त किए गए थे। कब नियुक्त किए गए? 7 अगस्त को नियुक्त किए गए। ठीक है, ये यूपीएससी होता क्या है आप सबको पता है। यूपीएससी जो है वो एक आपका आयोग है, एक आपकी कमीशन है। वो आयोग या कमीशन क्या करती है? आपकी जो ऑल इंडिया की सर्विसेज होती हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज और आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन मेडिकल सर्विसेज, ये जितनी भी और भी बहुत सारी सर्विसेज है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी सर्विसेज है। वो सारी सर्विसेज को कंडक्ट कौन कराता है? आपका यूपीएससी। ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है? ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ये एग्जाम नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। यूपीएससी एक एग्जाम नहीं है, यूपीएससी एक संवैधानिक आपकी निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, जो कि एक एग्जाम निकालती है, उस एग्जाम का नाम यूपीएससी होता है। क्लियर? और इंडिया का सबसे टफ एग्जाम है, और अगर आपका निकल गया तो वही कहा जाता है 7 पुश्तें जो हैं आपकी, उनका क्या हो जाता है? भला हो जाता है। ठीक, चलिए इस कमीशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। ये जो कमीशन है, ये कमीशन आपको अनुच्छेद या आर्टिकल 315 से 323 के बीच में काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। इसके बारे में आपको जिक्र दिखेगा। ये कौन से पार्ट के अंदर आती है? तो पार्ट 14 के अंदर आती है। भाग 14 के अंदर इसके बारे में बात करी गई है। भाग 14 क्या है? भाग 14 है आपका सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब आपकी जो भी सर्विसेज आपकी संघ और राज्य सरकार आपस में शेयर कर रही हैं, या आप कह सकते हो संघ और राज्य सरकार के अंदर जो भी सर्विसेज आ रही हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, ठीक है, चाहे वो आपकी केंद्र के लिए हो, चाहे वो आपके राज्य के लिए हो, वो आपका आर्टिकल 315 से 323 के बीच में और आपकी पार्ट 14 के अंदर आ रहा है। ठीक है, यूपीएससी जो है, उस यूपीएससी कमीशन में आपके चेयरमैन होते हैं और 10 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 10 मेंबर होते हैं। ये बात क्लियर रखिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि ये जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन है, ये आपके यूपीएससी का एक एक मेंबर है। जो भी ये 10 मेंबर हैं आपके, ये कितने समय के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं? ये आपके 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं। कितने समय के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं? 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं। ठीक है, और एज क्या है इनकी रिटायरिंग की? इनकी रिटायरिंग की एज 65 ईयर्स है। क्या एज है इनकी रिटायरमेंट की? 65 ईयर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर हमें इनको क्या करना है, अगर भाई हम सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहते हैं कि हम भाई, मैं मान लीजिए, मैं फॉर सेक मान लेती हूँ कि मैं आईएएस ऑफिसर बन गई। देखो स्माइल देखो, है ना, मान लो मैं बन गई और मैं चाहती हूँ कि मैं यूपीएससी कमीशन के मेंबर बन जाऊँ, इस आयोग के मेंबर बन जाऊँ, तो मैं क्या मेंबर तुरंत बन सकती हूँ? नहीं। मैं अगर आईएएस हूँ तो मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
ठीक है, चाहे सेंटर में एक्सपीरियंस हो चाहे स्टेट में एक्सपीरियंस हो, 10 साल का इस सर्विस में मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उसके बाद में क्या बन सकती हूँ, यूपीएससी कमीशन की मेंबर बन सकती हूँ। क्लियर है, क्वालिफिकेशन यही है इसकी। ठीक, सेम यही बात ये बोल रहा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आयोग से जुड़ा हुआ है और मैंने कई बार जिक्र भी किया है। हाँ, आंसर्स आना भी शुरू हो गए इस क्वेश्चन के। हाँ, सही आंसर भी आ रहे हैं, संस्कारी बॉय भी सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ आशीष आ जाके आप ही विनर हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। व्हाट कम्स अंडर आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या आता है, बताइए। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या आता है, वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल मतलब अंतरराज्यीय आयोग, यूपीएससी आती है कमीशन या नन, बताइए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। अच्छा, कुछ का बी भी है आंसर, बी वाले तो गलत बात है। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को कई बार जिक्र भी किया, बहुत बार जिक्र किया इस क्वेश्चन का मैंने, तो बी आंसर तो नहीं आना चाहिए। चलो हाँ चेक करते हैं। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है, फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग। ये जो आपका वित्त आयोग है ये करता क्या है, देखो फाइनेंस है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, पैसों से रिलेटेड मैटर होगा इसका। ठीक है, किससे रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड मैटर। पर ये है किस तरीके की बॉडी, ये है किस तरीके की बॉडी भाई, ये है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या आप कह सकते हैं संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब एक छोटी सी बात होती है कि जो मेरी संविधान की किताब है, इस संविधान की किताब में अगर मेंशन है, फाइनेंस कमीशन का मेंशन है किसी आर्टिकल के अंदर, तो हम इस कमीशन को बोल देते हैं संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस आयोग को या इस फाइनेंस कमीशन को अधिकार दे रहा है काम करने के लिए, पावर दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है इसको कि जाओ तुम काम करो। ठीक है, हम तुमको पावर और अथॉरिटी दे रहे हैं। हम कौन, मतलब संविधान। ठीक है, तो संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, जिनको संविधान पावर देता है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक बॉडी कौन है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इकाई है, आपके इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, बट उन कमीशंस का जिक्र आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो या तो किसी मंत्रालय ने बनाई है, ठीक है, मतलब किसी मंत्रालय ने बनाई, किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने बनाई है, या आप मान लीजिए वो किसी लॉ या विधि के द्वारा बनी हुई है, एक्ट के द्वारा बनी हुई है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम अपनी फाइनेंस कमीशन की। ये जो हमारी फाइनेंस कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आपकी संवैधानिक निकाय है। ये आपको यूनियन मतलब संघ में और राज्य सरकार दोनों में पैसे का वितरण करती हुई दिखेंगी। किसका वितरण, पैसे का वितरण करती हुई आपको दिखेंगी। क्लियर है, ये जो है आपकी बनाई गई थी आर्टिकल 280 की वजह से, क्योंकि आर्टिकल 280 में ये बात मेंशन थी। ठीक है, तो इसको यहाँ के जो हेड है, इनके हेड को कौन अपॉइंट करता है या ये कमीशन कौन बनाता है, किसके द्वारा बनाई जाती है, वो आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है। मतलब ये कमीशन प्रेसिडेंट बनाते हैं, हमारे राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, सारे वित्त मामले देखती है आपके केंद्र के और राज्य के। ये कब बनी थी, 1951 में बनी थी। केंद्र और राज्य के दोनों के वित्तीय मामले कौन देखती, फाइनेंस कमीशन देखती है आपकी, इस बात को ध्यान रखिए। वहीं हम नेक्स्ट बात अगर करें तो आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होती है। ठीक है, मतलब आपकी राज्य वित्त आयोग भी होता है। वो राज्य वित्त आयोग जो होता है आपका, वो वित्त आयोग पंचायत के लिए, पंचायत का क्या करता है, पैसों का आवंटन जो है, जो राज्य पंचायत को पैसा देती है उसके विषय में उनको पैसा वितरित करता है, जो आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ये कितने साल के लिए होती है, ये 5 साल के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, कितने साल के लिए बनाई जाती है, 5 साल के लिए बनाई जाती है। क्लियर है, इसके हेड या इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए भाई। जो भी होंगे उनको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते, जो भी होंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो आपके एक हो गए चेयरमैन या आप मान लीजिए अध्यक्ष, इनके साथ 4 मेंबर और, इनको कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है, आपके प्रेसिडेंट मतलब आपके राष्ट्रपति। क्लियर है ये बात कि कौन अपॉइंट करता है, आपके
राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है पूरा? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? इंटर स्टेट काउंसिल कम्स अंडर विच आर्टिकल? अंतर राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बताइए। आर्टिकल 262 के अंदर आती है, आर्टिकल 363 के अंदर आती है, आर्टिकल 365 के अंदर आती है, या आर्टिकल 266 के अंदर आती है? बताइए किसके अंडर आती है भाई? आंसर आना शुरू हो गए। आंसर बी, कुछ का ए भी आंसर आ रहा है। हाँ सर्वेश ठीक कह रहे हो, संस्कारी बॉय। हाँ आंसर देख लिया हमने, आपका बी आंसर आ रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं आंसर है क्या। आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है, स्टूडेंट्स आंसर बी दिया है। आंसर बी है आपका आर्टिकल 263 के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल 263। तो जो आपका अनुच्छेद 263 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि संविधान ने एक इंटर स्टेट काउंसिल मतलब अंतर राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रबंध किया है। वो क्यों किया है इन्होंने प्रबंध? जिससे कि संघ मतलब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिश्ते जो हैं वो ठीक से चल सके। मान लीजिए कोई, अब एक बहुत सिंपल सी बात इसमें देखिए, नदी का लेते, रिवर, कोई एक रिवर है, ठीक है ना, ये रिवर जो है आपकी, इस रिवर के ऊपर बड़ा विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार बोल रही है हम यहाँ डैम लगाएंगे, राज्य सरकार बोल रही है हम डैम नहीं बनाने देंगे क्योंकि जिस ट्राइब के घर यहाँ पर बगल में है वो ट्राइब हमारी बहुत बड़ी वोट बैंक है, अगर यहाँ बांध बना तो वो हमारा वोट बैंक छिन जाएगा। ठीक है, बहुत यह विवाद चल रहा है दोनों के बीच में, दोनों, और डेडलॉक लग गया। डेडलॉक का मतलब हो गया कि आप ये मान लीजिए कि दोनों में से ना ये मानने को तैयार ना ये मानने को तैयार, दोनों ने लॉक लगा लिया। तो अब क्या होगा? इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाएगी और कहा जाएगा कि आइए यहाँ आप दोनों मैटर सॉल्व कर लीजिए अपना। ठीक है, यहाँ पे वो दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे, अपना सजेशन देंगे इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स। अगर किसी ने अगर मानना है आपको तो आप मान लीजिए इस बात को। ठीक है, ये बात होती है इसमें, इसलिए बनती। मान लीजिए दो राज्यों के बीच में अगर नदी के रेफरेंस में हो गया, मान लीजिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में हो गया, तो भी एक इंटर स्टेट काउंसिल बना दी जाएगी और वो इंटर स्टेट काउंसिल क्या करेगी? दोनों के मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। क्लियर है कि दोनों के मैटर को सॉल्व करना है। तो ये जो आपकी इंटर स्टेट काउंसिल है ये कभी कभी परमानेंट बॉडी नहीं होती है। कहा तो जा रहा है इसको परमानेंट बॉडी बना दो, और कभी कभी परमानेंट बॉडी भी हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जब जरूरत है तब बनाई जा रही है, हर समय बना के क्या फायदा है? ठीक है ना, और प्रेसिडेंट द्वारा ही बनेगी। क्लियर, इतनी पॉइंट। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ मेंबर कौन कौन हो जाएंगे आपके इंटर स्टेट काउंसिल में। और आप मुझे, आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, क्या इंटर स्टेट काउंसिल, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इंटर स्टेट काउंसिल जो इस समय है वो परमानेंट है कि नहीं? आप लोग मुझे बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इंटर स्टेट काउंसिल परमानेंट है कि नहीं है? बताइए। इसके मेंबर्स कौन कौन से? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इस काउंसिल के अध्यक्ष है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या है? इस काउंसिल के अध्यक्ष है, पहली बात। दूसरी बात आपकी आती है यूनियन स्टेट, जो आपके यूनियन मिनिस्टर्स हैं, जो आपके केंद्रीय कैबिनेट रैंक वाले जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों के से भी कुछ मंत्री यहाँ पे रहते हैं। ठीक, आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुछ मंत्रियों को अपॉइंट करेंगे यहाँ पे। आपके चीफ मिनिस्टर भी होते हैं यहाँ पे स्टेट के। ठीक, यूनियन टेरिटरी के भी चीफ मिनिस्टर होते हैं। कितनी यूनियन टेरिटरीज के पास चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं भाई? उन्हीं के पास जिनके पास विधानसभा है। तो किन यूनियन टेरिटरीज के पास विधानसभा है? जम्मू कश्मीर के पास है, दिल्ली के पास है और पुडुचेरी के पास है। तो इन्हीं तीन के चीफ मिनिस्टर आएंगे। बाकी के क्या आएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, प्रशासन जो संभाल रहा होगा वहां पे वो आएगा। ठीक है, और जो गवर्नर है, ठीक है, और जो गवर्नर, अगर मान लीजिए मैं ऐसे एग्जाम्पल मान ले रही हूँ, यूपी है, यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। ठीक है, या मान लेते गवर्नर रूल भी बोल देते भाई कि गवर्नर रूल भी लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। तो फिर उस जगह से कौन आएगा?
जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उस जगह से, उस स्टेट से पार्टिसिपेट करने, मतलब यूपी से पार्टिसिपेट करने आनंदीबेन पटेल जाएंगी। कौन जाएंगी? आनंदीबेन पटेल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। पॉइंट्स क्लियर हैं आपको इसकी मीटिंग में? ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें अपने 6th क्वेश्चन की, तो आप लोग सब अब 6th क्वेश्चन पे आ जाइए। अभी मत लिखिए कि परमानेंट है कि नहीं है, नहीं है परमानेंट। एक नहीं बनाई जाती इंटरस्टेट काउंसिल। ये जो इंटरस्टेट काउंसिल अगर मान लीजिए एक बनी भी है तो कई बार इसमें 2-3 पार्ट्स भी करने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ, इनके जो मेंबर होते हैं उसमें आप ये कह सकते हो कि हाई कोर्ट के जज जो होते हैं वो वाली क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। ठीक है, कह सकते हो ये वन ऑफ दोस, और भी बहुत सी क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, पर उससे आपका क्वेश्चन नहीं आता है। उसमें से एक क्वालिफिकेशन सही है हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु कंडक्ट दी फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन कराता है? बताइए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत में कौन कराता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन देने के लिए पैसे लगते हैं क्या कभी आप लोगों को? देखो आंसर आना शुरू हो गया। यूपीएससी कमीशन कराती है, फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग कराती है, चुनाव आयोग कराती है, इलेक्शन कमीशन, या इंटरस्टेट काउंसिल अंतरराज्यीय परिषद? आंसर आ गया बी, सॉरी आंसर आ रहा है सी, सी सी सी, सबका सी। हाँ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबका आंसर भी सही है सी, सबका आंसर भी सही है। भाई पैसे तो देते नहीं हो ना इलेक्शन के, और इलेक्शन जो है निष्पक्ष ही तो होता है कि नहीं होता है? निष्पक्ष इलेक्शन होता है हमारे यहाँ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। इलेक्शन कमीशन आपकी एक फ्री बॉडी है। एक फ्री बॉडी का क्या कहने का मतलब हो गया? मतलब बिल्कुल स्वतंत्र है, ये जो चाहे वो नियम बना सकती है। ठीक है, और जो भी नियम बनाएगी वो सबको पालन करना पड़ेगा। जो भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, उन सब पार्टिसिपेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या? वो जो भी रूल्स ये बनाएगी, जिसको भी चाहे ये डिस्क्वालीफाई कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कर सकती, इसके रूल्स होते हैं। उस रूल्स को अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली डिस्क्वालीफाई कर सकती है। किसी के ऊपर भी, किसी की भी कैंपेनिंग चल रही है, उस कैंपेनिंग को मना भी कर सकती है कि आप कैंपेन ना करें। ठीक है, ये भी कर सकती है। और मान लीजिए किसी का नामांकन, नॉमिनेशन रुकवाना है, नॉमिनेशन नहीं कर सकते हो तुम, ये बात बोलनी है, तो वो बात भी ये कर सकती है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के पास बहुत पावर होती है, ऐसा नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन वाला जो टॉपिक है ये किस में आता है? तो जो इलेक्शन कमीशन है आपको आर्टिकल 324 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 324 में। बट आपका जो 324 से आर्टिकल्स शुरू होते हैं उसमें आपको इलेक्शंस टॉपिक मिलेगा। पार्ट किस नाम से है आपके यहाँ पर? इलेक्शंस। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब बात करते हैं कि ये जो आपका इलेक्शन है, ये इलेक्शन आपका जब हो रहा हुआ करता था, आपका 1950 से लेकर आपका 1989 तक, 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक इस इलेक्शन कमिश्नर में, सॉरी, इस इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक आदमी हुआ करता था, सिर्फ एक आदमी, जिसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जानते थे। पर 16 अक्टूबर 1989 से, 15 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर 1989 से आप कह सकते हो 3 मेंबर आ गए। कितने मेंबर आ गए? 3 मेंबर आ गए। एक तो आपके 3 मेंबर कौन से? एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर, एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर। क्यों ऐसा किया गया? इसलिए ऐसा किया गया था क्योंकि जो लोगों की वोटिंग एज थी 16 अक्टूबर 1989 को, 16 अक्टूबर 1989 को जो एज थी, वोटिंग एज 21 से कम करके 18 कर दी गई थी। इसकी वजह से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो जब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी? भाई बहुत सारे लोग हैं तो हैंडल करना मुश्किल हो जा रहा था। इसकी वजह से हमने क्या किया बताइए? इसकी वजह से हमने 2 मेंबर्स को और ऐड कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है ना आपको कि नहीं? ठीक। अब इसी के बाद हम बात करें कि इनकी जो पावर्स हैं, या इनकी जो सैलरी है, मतलब जो इनकी सैलरी है वो सैलरी कैसी है इनकी? सुप्रीम कोर्ट के जज की जैसी।
जो पर्क्स है, पावर्स है, वो सारी सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसी इनकी सैलरी है। क्लियर? अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, वो भी कौन कराएगा? इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इलेक्शन कमीशन कराएगा। वाइस प्रेसिडेंट का भी वही कराता है, लोकसभा का भी वही कराता है। तो मैम स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका कराता है? तो आपका राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायत का करवाता है। ठीक है, नगर निगम पंचायत इन सबको करवाए। तो अब उसके बाद बात करें इनका ऑफिस कितने समय के लिए रहता है? 6 साल के लिए। कितने समय के लिए? 6 साल के लिए। इनकी एज 65 साल। ठीक है, एज 65 साल है, रिटायरमेंट एज। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक, हाँ शॉर्ट में मैं ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना आपके शॉर्ट में थोड़ा सा कवर कर दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो इसका कोई एक नाम तो है नहीं, अब भाई क्रिसमस है तो क्रिसमस स्पेशल होना है, तो इनका कोई नाम तो है नहीं। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर्टिकल डील्स विद दी वाइस प्रेसिडेंट? कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित है? बताइए। आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63, आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 या आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55? देखिए अच्छे से आप लोग जल्दी से इसको आंसर दीजिए। भाई देखिए क्रिसमस है भाई, फटाफट आंसर्स दीजिए आप लोग। आंसर आने लगा। ए सी भी है, ए ज़्यादा आ रहा है आंसर जो मैं देख रही हूँ। हाँ शाम को आप सबको पार्टी भी करनी है। चलिए हाँ, आंसर ए ज़्यादा दे रहे हैं आप लोग, तब हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर क्या है हमारा। देखिए आंसर ए बिल्कुल सही है। आर्टिकल 63 आपका अनुच्छेद 63 जो है वो बोलता है कि हमारा भारतीय संविधान ने एक पोस्ट बना रखी है। वो पोस्ट का क्या नाम है? उस पोस्ट का नाम उपराष्ट्रपति है या वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे, जब प्रेसिडेंट हमारे भारत में नहीं होंगे या कहीं विदेश यात्रा में गए होंगे या किसी और काम से गए होंगे, तो वो पद हमारे वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन भी हैं आपके। कहाँ के अध्यक्ष है, कहाँ के चेयरमैन है? आपके राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं और इनका ऑफिस जो है वो दूसरा सबसे बड़ा पद है। इनका सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, या दूसरा सबसे बड़ा पद है। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का मॉडल है, जिस तरीके से मॉडल है हमारा वाइस प्रेसिडेंट का, वो मॉडल हमारा थोड़ा अमेरिकाई मॉडल ही है, अमेरिकन मॉडल है थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट का जो हमारे यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाइस प्रेसिडेंट से आने के चांसेस है। बाकी तो मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन आंसर के चांसेस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट से। एक आर्टिकल आ सकता है आपसे, और दूसरा आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो उनका चुनाव होता है, वो चुनाव कौन कराता है? पहली बात तो इलेक्शन कमीशन कराती है इनका चुनाव। दूसरी बात, जो इनका चुनाव होता है उस चुनाव में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से आदमी पार्टिसिपेट करते हैं? इनके जो निर्वाचन मंडल है, जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? चलिए देखते हैं। उसमें आपके दोनों ही चुने हुए, इलेक्टेड और मनोनीत, नॉमिनेटेड, मतलब निर्वाचित और मनोनीत, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स किसके? हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के। संसद में कौन है? एक आपका राज्यसभा है, एक आपका लोकसभा है। तो लोकसभा के भी आपके 550 मेंबर्स प्लस 2 एंग्लो इंडियंस, ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट में। प्लस यहाँ पर आपके 250 में से वो जो 12 मेंबर मिले हुए हैं इसमें नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के द्वारा, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? आपके वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। बट जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें मनोनीत मेंबर्स जो होते हैं, आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। बट वाइस प्रेसिडेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है? सारे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के आपके मनोनीत और चुने हुए दोनों ही मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। क्लियर है ये पॉइंट आपको, है ना? और प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड, मतलब मनोनीत नहीं करेंगे। वही हम आगे बात करते हैं आपकी वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है। इस इलेक्शन में स्टेट का कोई भी काम नहीं है, इसलिए आपके जो स्टेट की विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना, उसके कोई भी आदमी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
ठीक है। बाकी इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें करते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट वाले में नहीं करते हैं। क्लियर। तो वाइस प्रेसिडेंट में कौन करता है? सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, जो कैसे मेंबर्स हो, चाहे इलेक्टेड मेंबर्स हो, चाहे नॉमिनेटेड मेंबर्स, चाहे निर्वाचित हो, चाहे आपके क्या हो, मनोनीत हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इससे क्वेश्चन आ सकता है वाइस प्रेसिडेंट में, ये ध्यान रखो। हाँ, आप लोग भी सही बोल रहे हो, सबने सही लिखा है। अब कौन बन सकता है भाई? कोई भी इंडियन सिटीजन जो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, पहली बात तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। दूसरी बात, आपकी एज 35 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए। तीसरी बात, आप राज्यसभा के मेंबर बन सकें, ऐसे आपके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। राज्यसभा का मेंबर कौन बन सकता है? वो बन सकता है भाई जो दिमागी रूप से संतुलित हो, ठीक है ना, वो बन सकता है जो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करता हो, ठीक है ना। तो ये लोग जो है क्या बन सकते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स बन सकते हैं। और वही मेंबर्स क्या है? वाइस प्रेसिडेंट भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए, हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं आपसे करंट अफेयर्स की। आज जो मैं करंट अफेयर्स लाई हूँ, ये करंट अफेयर्स आपके पेपर में आते ही आते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि श्योर शॉर्ट टेस्टेड है। 1 क्वेश्चन इंडेक्सेस से आपका आना ही आना है। इंडेक्सेस से एक क्वेश्चन तयशुदा आएगा। और कई भाई हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बात प्लीज़ ध्यान रखिए, सब चीज़ मैं हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कर देती हूँ, बट कई बार क्या होता है, ये चीज़ एज इट इज़ आपको हिंदी में लिखी हुई मिल जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ही हिंदी में लिख देंगे वो लोग, इसको बदलते नहीं है कई बार वो कई पेपरों में। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की क्या रैंक है? 121। इंडिया की क्या रैंक है? 121। बहुत अच्छी रैंक नहीं है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का क्या मतलब हो गया कि आर्थिक रूप से हम कितना अपने यहाँ के सिटीजन्स को प्रमोट कर रहे हैं, आर्थिक रूप से हम अपने सिटीजन्स को कितना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, या हम अपने सिटीजन्स को कितना ज़्यादा आप कह लो कि छूट दे रहे हैं कोई भी जॉब या कुछ भी करने के लिए। ठीक है, इस बात में मैं कहूँ तो कितना आज़ाद महसूस करते हैं हमारे सिटीजन, तो ज़्यादा आज़ाद महसूस नहीं करते। इस बात को समझिए आप। वहीं चलिए आगे बात करते हैं हम अपने दूसरे की, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। उसमें हमारी रैंक 139 है, जो कि बहुत ख़राब है। ठीक है, बहुत ख़राब रैंक है हमारी, 139 रैंक है। मतलब अगर पूछा जा रहा है कि भारतीय खुश हैं कि नहीं है, तो आप ये मान लीजिए भारतीय खुश नहीं है। क्या है? भारतीय जो है वो खुश नहीं है, वो यहाँ बोल दिया गया है। 139 रैंक बहुत ख़राब रैंक है हमारी, किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। फिर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति आपका जो इंडेक्स है, इसको कहते हैं बौद्धिक संपत्ति। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या जो बौद्धिक संपत्ति है, इससे क्या मतलब होता है? कोई मुझे बता सकता है? देखिए, अच्छा मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपकी संपत्ति, मतलब आपके पास जो भी वेल्थ है, या जो भी प्रॉपर्टी आपके पास, जो भी संपत्ति है, उसका मतलब चाहे गोल्ड हो आपके पास, लैंड हो, ये सब आपकी प्रॉपर्टी है ना। बट आपकी बुद्धि भी एक तरीके से आपकी प्रॉपर्टी। अगर आपने अपनी बुद्धि से कोई एक चीज़ इन्वेंट करी है या कोई एक चीज़ का निर्माण किया है और वो बहुत अच्छा निर्माण है, उस निर्माण से आप पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है ना, तो वो जो आपका निर्माण आपने किया है वो भी तो आपकी प्रॉपर्टी है, बट वो कैसी प्रॉपर्टी है? आपकी बौद्धिक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, आपकी बुद्धिमत्ता की प्रॉपर्टी है। तो आप कह सकते हो कि आपकी बुद्धिमत्ता वाली संपत्ति है ये। तो इसीलिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात है वो बोला गया है कि वो जो आपकी बुद्धिमत्ता या आपकी जो बौद्धिक संपत्ति है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो जो लोग पेटेंट करते हैं चीज़ों का, मान लीजिए किसी ने कोई कार बनाई, तो वो कार तो उसने अपने दिमाग से बनाई है, वो उसकी इंटेलिजेंस से बनी है ना कार, तो इसीलिए तो वो अपने उस पर पेटेंट करा रहा है। तो उस चीज़ को हम किस में लेते हैं? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें हमारी रैंक ठीक है, 40th रैंक है इसमें हमारी। ठीक है, काफ़ी अच्छे इनोवेटर्स हैं हमारे यहाँ। चलिए हम बात करते हैं कॉम्पिटेटिव इंडेक्स की। तो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2021 में हमारी क्या रैंक है? वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2021 में हमारी रैंक है 43rd। क्या रैंक है? 43rd। कॉम्पिटेटिव इंडेक्स का मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम कितना ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, ये देखकर कि देखो यार दूसरे ने ये किया, हमें इससे आगे निकलना है। ये नहीं कि दूसरे ने ये किया उसका चीज़ खराब कर दो, ये नहीं।
ये करना है कि उसने इतना किया, हम उससे 2 कदम आगे चले जाए, ठीक है। सेम आपको भी अपने अंदर यही कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि अगर किसी ने 10 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किए तो हम 12 कर लेते हैं। ये कॉम्पिटेटिव का मतलब होता है। किसी ने 10 करे, उसको जाके बोल दो कि तुम्हारे ये 2 गलत है, अरे इसके तो ये 2 गलत है, हमने 8 किए, 8 के 8 सही है। तो ये एटीट्यूड नहीं अच्छा है, इसको कॉम्पिटेटिव एटीट्यूड नहीं कहते, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। कॉम्पिटेटिव एटीट्यूड में आप अपने आप को डेवलप करते हैं, इसीलिए उसका इंडेक्स निकाला गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई जेलसी नहीं होती इसमें, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, आप कॉम्पिटेटिव फील कर रहे हैं। आपको किसी को देख के लग रहा है कि वो आदमी कितना मेहनत करता है, तो आप उससे मोटिवेट होकर अपनी फील्ड में भी अपनी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। वही हम लोग चलिए आगे बात करते हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 क्या कहता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में हमारी रैंक 135 है। ये अच्छी रैंक नहीं है, ठीक है। ये पीस इंडेक्स है, हमारी रैंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मतलब हमारा जो देश है वो शांति देश है ही नहीं। आप ये देख रहे हो ना, तो ये अच्छी बात नहीं। क्लियर है? फिर वही हम नेक्स्ट बात करें तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में हमारी रैंक 20 है। चलिए इसमें ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो नई नई स्टार्टअप कंपनीज हो रही है, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स का मतलब हो गया जो नए नए आपके युवा, आप कह सकते हो कि युवा बिजनेसमैन जो हो रहे हैं, या आपके जितने भी युवा हैं वो जो नई नई कंपनी खोल रहे हैं, वो बहुत अच्छी खोल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन कंपनी आपकी खोली जा रही है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक। तो उनका आइडिया, इसका मतलब कि इंडिया में जो यंग डेवलपर्स हैं, जो यंग माइंड है, उनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। उनके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उनको लोन दिया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ठीक है। कि आप अपना स्टार्टअप ओपन करिए, आप यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करिए, जॉब क्रिएटर बनिए, ठीक है ना, जॉब टेकर ना बनिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो स्टार्टअप है, जो आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है, इसमें हमारी रैंक 20 है, जो कि आप बेटर कह सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। आप लोगों को मैरी क्रिसमस। पर हमारे विनर्स कौन है? देखिए हमारे विनर्स कौन है। हमारी एक विनर है मानश्री सरकार। हमारी विनर कौन है? मानश्री सरकार। मानश्री ने बिल्कुल सही कहा कि श्रीकांत जो है वो हैदराबाद से हैं और डीआरडीओ 1958 से आपका क्या है, डेवलप हुआ था। ये मानश्री ने बिल्कुल सही कहा है। पर मानश्री, मैंने स्टेट पूछा था, आपने मुझको सिटी बताया है, ठीक है। स्टेट भी बताना है कि आंध्र, मतलब ये जो हैदराबाद है आपका, ये हैदराबाद किसका कैपिटल है? तेलंगाना का कैपिटल है कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। चलिए वहीं आकाश सिंह, आप भी विनर है। आकाश सिंह ने भी दिया है, आकाश सिंह का आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं। एक्चुअली में जब ही श्रीकांत किदम्बिनी जी पैदा हुए थे, तब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये दोनों आपके एक ही थे, ठीक है, जब ये पैदा हुए थे। क्लियर? तो इसीलिए ये पैदा हैदराबाद में हुए थे और आंध्र प्रदेश साइड के ही बोले जाते हैं, आपको सुनने में मिलेगा। आपका तेलंगाना 2014 में बना है, ठीक, और हैदराबाद कैपिटल है आपका तेलंगाना का, अमरावती कैपिटल है आपका आंध्र प्रदेश का। क्लियर है ये पॉइंट आपको? अब बात करा जाए आपको, हाँ ये आपने बिल्कुल सही लिखा श्रीकांत, चलिए कॉपी करके आपने कहीं से लिखा, पर अच्छी बात है, इससे सबको पढ़ने में ये आ रहा है कि ये वर्ल्ड के नंबर 1 रैंकर रह चुके हैं आपके। फिर इसके बाद हम बात करें, इनको पद्मश्री भी अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है, और इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है, ठीक। वहीं बात करें हम डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ आपका 1958 में बना है, ठीक, और इसके समय चेयरमैन है आपके जी सतीश रेड्डी। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर है? आप लोग में से जो भी आपने, जो मैंने आज होमवर्क दिए हैं क्वेश्चंस, आप लोग सब उसको कमेंट में, आप लोग जब ये एंड हो जाए, जब लाइव सेशन एंड हो जाता है ना, उसके बाद आप लोग कमेंट किया करिए, तो हम स्क्रीनशॉट तुरंत मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहती हूँ तो वो ले लेते हैं। वरना अभी आप लोग करते हैं कमेंट, तो हम क्या है ना, ले नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। मैं स्क्रीनशॉट अभी लाइव चैट में नहीं ले पाती हूँ, लाइव चैट के बाद हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्लियर? और तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेते हैं शुरू के 2 बच्चों का। तो आज जो आपका होमवर्क है, आज जो अपना होमवर्क आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है, कमेंट्स करिए और हमारे साथ कल फिर जुड़िए।
और कल से मैंने आपको बताया कि हम लोग यूपीजी के स्टार्ट करें, जैसा कि आप लोगों ने बोला था। और सबसे पहले हम लोग सेंसस मतलब जनगणना से शुरू करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट आपको? ठीक है, मैरी क्रिसमस स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.